वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक नया अध्याय शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हम जैसा कि पिछले अध्याय को खत्म कर चुके हैं जिसका नाम रहा है सेल। सेल चैप्टर को हमने पूरे अच्छे तरीके से 7 लेक्चर लेकर खत्म कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। मैंने उस पूरे सीरीज को ही सेल के पूरे सीरीज को ही एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएं, नोट्स बना पाएं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं। ठीक है, तो सेल चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम लाइफ प्रोसेसेस को शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 10th में और क्लास 10th के बायो का फर्स्ट चैप्टर है। बायो का ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। मैंने जैसे पहले बोल दिया था कि क्लास 10th के बायो को पढ़ने से पहले हम पहले सेल चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हम उसको पढ़ चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर एकदम नॉर्मल तरीका से एकदम अपना स्टडी टेबल पे आप अपना लैपटॉप फोन या जिस चीज भी में भी आप मुझे देख पा रहे हैं उसको रखिए और एकदम रिलैक्स होकर चेयर पे बैठ जाइए। हम इसको आज समझेंगे। हम आज कुछ भी नोट डाउन लगभग लगभग नोट डाउन कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर भी आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि हमको नोट डाउन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ना फोकस को बनाए रखने के लिए ये लिविंग एंड नॉन लिविंग लाइफ प्रोसेसेस ठीक है। जैव प्रक्रम, इसको हिंदी में जैव प्रक्रम भी कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड उसका डेफिनेशन, हम उसका ब्रॉड डेफिनेशन देखेंगे। हम उसको और डीपली समझने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई चीज चल रही है तो वो लिविंग होगी, कोई चीज दौड़ रही है तो लिविंग होगी, ऐसा कुछ हम नहीं बोलने वाले हैं। हम एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को आपके भीतर देने वाले हैं ताकि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए और क्लियरली डिफाइन कर पाए व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। ठीक है। जैसे आप अगर सामान्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं तो आप कहेंगे कि जो चीज बोल पाती है, जो दौड़ पाती है, जो भाग सकती है, जो बढ़ रहा है, उसको हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। ठीक है, हम इसको लिविंग थिंग्स कहेंगे। लेकिन जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स भी, जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है, कोई गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी को क्या लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं? गाड़ी एक नॉन लिविंग थिंग्स आप क्लियरली बोल देंगे कि नहीं, गाड़ी को हम लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते हैं। यानी कि मूव करने को हम क्राइटेरिया, यानी कि मूव करने को हम मानक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि कोई चीज अगर मूव कर रही है तो वो लिविंग होगी ही। मूव कर रही है तो वो लिविंग होगी ही। मूव कर रही है तो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। इसलिए ये क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं, ये क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हाँ, स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी कि हमारे भीतर से कोई किसी भी प्रकार का आवाज निकल रहा है, हमारे भीतर से किसी भी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। स्पीकिंग एक अलग, स्पीकिंग को ठीक हटा दीजिए। साउंड साउंड तो साउंड को हम, जैसे अगर मेरे भीतर से कोई आवाज निकल रही है जो कि इस माइक्रोफोन के द्वारा कैच की जा रही है और तब आपके पास तक पहुंचाई जा रही है, तो साउंड कार में भी निकल सकती है, हम भी साउंड निकाल सकते हैं। इसलिए साउंड को भी क्राइटेरिया नहीं रख सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया देखेंगे, तो उन सभी क्राइटेरिया जो भी दो चीज इन दोनों में रहेगा उसको हम क्राइटेरिया के रूप में नहीं ले सकते हैं कि ये लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा। तो फिर आप ऐसा सोचेंगे कि किन चीजों को हम लिविंग बोल सकते हैं? जो चीज श्वास ले सकती है। गाड़ी का इंजन भी ऑक्सीजन को लेता है ताकि फ्यूल को बर्न कर सके। गाड़ी का इंजन भी ऑक्सीजन लेता है ताकि फ्यूल को बर्न कर सके। तो क्या आप ये बोलेंगे कि जो ऑक्सीजन का अपटेक करता है उसको हम लिविंग बोल दें? इस हिसाब से तो आपको कार को, मोटरसाइकिल को भी लिविंग बोलना होगा, क्योंकि अगर वहां पे ऑक्सीजन का अपटेक नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं लिया जाता, तो फ्यूल नहीं जलता, और फ्यूल नहीं जलता तो गाड़ी मूव नहीं कर सकती थी। इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन के अपटेक को लिविंग का कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। चलिए यहां तक हम देख चुके हैं। तो लिविंग का कैरेक्टर क्या माना जाएगा? अगर आप एक बायोलॉजिस्ट से पूछें कि आखिर हम लिविंग थिंग्स किनको बोलेंगे, तो बायोलॉजिस्ट के पास एक वेल डिफाइंड क्या होगा, उसके पास एक उत्तर होगा जो कि सभी लिविंग थिंग्स के लिए अप्लाई हो। लिविंग थिंग्स के पास मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है जो कि उनके सेल्स में हो रहा होता है। हमने पहले देख लिया है कि हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मानते हैं। अगर सेल होगा तो हम लाइफ मानेंगे, सेल नहीं होगी तो लाइफ हम नहीं मान सकते हैं। तो उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल्स बोलते हैं, और सेल्स में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए। सिर्फ सेल्स होने से नहीं, अगर मान लीजिए कोई डेड पर्सन है, कोई डेड ट्री है, तो उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक जाएगी। तो सबसे पहले उसके पास सेल
होना चाहिए और सेल में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते रहना चाहिए। जो भी सेल की रिक्वायरमेंट्स है, सेल में जो भी जरूरी चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन का सेल में इनटेक होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑस्मोसिस के थ्रू आर पार आना जाना होना चाहिए। उसके बाद क्या सेल्स में लगातार किसी चीज का फॉर्मेशन या किसी चीज का डिग्रेडेशन, जैसे सेल्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल्स में ही प्रोटीन बनती है, तो सेल में प्रोटीन बनना चाहिए। जैसे ग्लूकोज टूटना चाहिए, ग्लूकोज हमारे सेल्स के द्वारा अपटेक किया जाता है, तो ग्लूकोज का टूटना चाहिए, ग्लूकोज को टूटना चाहिए ताकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो इन सभी चीजों को हम लिविंग थिंग्स का क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं। हम उसको क्या मानेंगे? लिविंग थिंग्स होने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए। तो जिनके पास सेल होगा उनको हम लिविंग मानेंगे, और जिनके पास सेल एब्सेंट होगा, सेल नहीं होगा, उनको हम लिविंग थिंग्स नहीं मान सकते हैं। तो जिनको लिविंग थिंग्स नहीं मानते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग। उनको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग। उसके बाद मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट नहीं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। आप एक और चीज यहां पे सोच सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि हम अगर किसी चीज को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जैसे पानी को गर्म करते हैं, तो पानी भी पानी के मॉलिक्यूल्स भी आप आसपास इधर उधर टकरा के मूव करते हैं, तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि पानी लिविंग है? पानी को लिविंग बोल सकते हैं? पानी तो एक नॉन लिविंग मटेरियल है, एक नॉन लिविंग पदार्थ है, तो पानी को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो जबकि उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट प्रेजेंट है, लेकिन पानी के पास सेल्स नहीं, सेल्स है क्या? पानी के पास सेल्स नहीं है। तो ये दो चीजें होनी चाहिए, ये दो चीजें होनी चाहिए, तभी हम उसको लिविंग थिंग्स मान सकते हैं। क्लास 11th में जाएंगे तो और ज्यादा ब्रॉड आपको डेफिनेशन दिया जाएगा, जिनके पास कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, जिनके पास चेतना होनी चाहिए, जो अपने सराउंडिंग को फील कर सके, जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सके और उन सभी चीजों के प्रति जागरूक हो, उनको उस चीजें महसूस होनी चाहिए। तो उसको हम लिविंग थिंग्स का, लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं, कॉन्शियसनेस को। किसको? कॉन्शियसनेस को। और इंसान एक ऐसा लिविंग बीइंग है, देखिए सभी लिविंग बीइंग के पास, यानी कि सभी जीवित पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के पास चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन इंसान एक ऐसा लिविंग बीइंग है जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब इंसान अपने प्रति भी जागरूक होता है। इंसान सिर्फ दूसरे, अपने सराउंडिंग के प्रति जागरूक नहीं होता है, इंसान स्वयं के प्रति भी जागरूक होता है। इसलिए इंसान का एक डिफाइनिंग फीचर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होता है कि इंसान स्वयं के प्रति भी जागरूक होता है, वो स्वयं क्या कर रहा है, स्वयं उसकी दशा क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, इन सभी चीजों के प्रति इंसान थोड़ा सा होशपूर्ण होता है बाकी के दूसरे जंतुओं यानी कि दूसरे एनिमल्स की तुलना में। ठीक है, तो हम देख चुके हैं। लेकिन हमारा जो सेल है, जो कि लाइफ का एक फंडामेंटल यूनिट है, हमारा जो सेल है, किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे का जो सेल है, जिसको हमने लाइफ का फंडामेंटल यूनिट बोला है, उसमें कंटिन्यूअस अगर वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसमें कुछ टूट फूट होंगी। जैसे अगर गाड़ी चल रही है रोज रोज 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने पर, उसका क्या होता है, उसको हम सर्विस पे ले जाते हैं ताकि गाड़ी में जो कुछ भी खराबी हुई है हम उसको रिपेयर कर सकें, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो हम उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमारी सेल्स दिन रात काम कर रही हैं तो ये भी तो डैमेज हो सकती हैं, और डैमेज होने के बाद इनका जो स्ट्रक्चर है वो अगर टूट जाए और उसके बाद इसमें बाहर से कोई चीज रिपेयरिंग के लिए नहीं आए तो हम मर जाएंगे, उसी समय हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इसके लिए तो इससे क्या होगा? इससे लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो हमें कुछ प्रोसेसेस की आवश्यकता होती है, हमें कुछ ऐसे मेथड्स, ऐसे कुछ क्रियाओं से गुजरना पड़ता है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने में, जीवन को मेंटेन करने में, लाइफ को मेंटेन करने में मदद करती है। उन्हीं सब प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, जो भी लाइफ को मेंटेन करने में मदद करे। एनी प्रोसेस विच हेल्प लाइफ टू बी मेंटेन्ड, यानी कि लाइफ को मेंटेन करने में उसको लंबे समय तक रखने में मदद करती है। जब एक कोशिका जन्म ले रही है, कोशिका का जन्म ली, और मान लीजिए कोशिका 6 महीने 5 महीने तक अपने काम को सुचारू रूप से कर रही है, लेकिन 6 महीने 5 महीने के बाद उसका मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन टूट जाए, उसके न्यूक्लियस में कुछ गड़बड़ी हो जाए और बहुत सारी चीजें गड़बड़ी होने लगे, तो कोशिका क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। इससे एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा अगर उसकी सारी कोशिकाएं मर जाएं तो उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए उसके भीतर जो भी क्रियाएं चल रही हैं, उन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। उन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस और क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, हम उनको देखते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, लिखना अभी नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ सुनते रहिए। ठीक है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस होती हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि सेल डिग्रेड हो रहा है, सेल जो है वो अपनी
अपने स्ट्रक्चर्स को लूज कर रहा है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? मान लीजिए जैसे कि मैंने बाइक का उदाहरण दिया, बाइक या कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो उसको हम बाहर से कुछ दे रहे हैं, बाहर से कुछ एनर्जी सोर्स दे रहे हैं ताकि वो फिर से अपने मूल रूप में आ जाए और अपने काम को ठीक से करने लगे, काम को ठीक से करने लगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी जीव को सबसे पहले तो उसकी कोशिकाओं को मेंटेन करने के लिए बाहर से एनर्जी सोर्स यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनर्जी सोर्स एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होती है। जी, इस एनर्जी सोर्स के माध्यम से अगर ये इनटेक करता है, ये अपने भीतर लेता है, तो इसमें जो भी गड़बड़ी हुई है वो फिर से ठीक हो जाती है और अपना काम करने लगती है। और इसी एनर्जी सोर्स को हम फूड कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म फूड के रूप में किसी भी चीज को लेता है और उस फूड से एनर्जी प्राप्त करता है और उस एनर्जी का उपयोग अपने भीतर करता है ताकि उसके जीवन की क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहे, यानी कि मेंटेन्ड रहे। और इसी एनर्जी अपटेक को हम न्यूट्रिशन, जो पहला लाइफ प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। और हिंदी में इसको पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। ठीक है। अब देखिए दूसरा लाइफ प्रोसेस क्या है। सिर्फ और सिर्फ फूड का इंटेक करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फूड का इंटेक, देख लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके घर में भोजन रखा हुआ है, किसी भी थाली में, किसी भी बर्तन में भोजन रखा हुआ है, तो क्या वो भोजन थाली के द्वारा यूज कर लिया जा रहा है? क्या थाली या कोई भी बर्तन उस भोजन को यूज कर ले रही है अपने लिए एनर्जी बनाने में? कहेंगे आप नहीं। क्यों? सबसे पहले तो थाली या कोई भी पॉट लिविंग नहीं है। मान लीजिए अगर लिविंग है भी, तो सिर्फ भोजन रख देने से तो उसमें से ऊर्जा निकलेगी नहीं। सिर्फ भोजन को रख देने से उसमें से ऊर्जा निकलेगी नहीं। ऊर्जा निकलने के लिए उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन कराना होगा, कुछ ना कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, जिसके माध्यम से भोजन में जो ऊर्जा संचित है, भोजन में जो एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी रिलीज हो और हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए और अपने जीवन की सभी क्रियाओं में उसका उपयोग कर सकें। ध्यान से सुनिए, भोजन को सिर्फ खा लेने से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। उस भोजन के साथ केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है और उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप भोजन में जो एनर्जी बंद है, वो रिलीज होगी और उस भोजन में जो एनर्जी रिलीज होगी, भोजन से जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी का उपयोग हम अपने जीवन की सभी क्रियाओं को, चलना, बोलना, बैठना, दौड़ना, देखना, लिखना, पढ़ना, इन सभी क्रियाओं में करेंगे। तो इसके लिए दूसरा लाइफ प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन। दूसरा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन का मतलब है कि फूड प्लस ऑक्सीजन या कुछ जो जंतु होते हैं ऑक्सीजन के अलावा कुछ और भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑक्सीजन को देख रहे हैं और इनसे इनको क्या मिलता है? एनर्जी। ये एनर्जी सोर्स है, ये ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत फूड, और उस फूड से एनर्जी निकालने के लिए ये केमिकल रिएक्शन है, ये है केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देख चुके हैं। मान लीजिए कोई एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय के बारे में मैंने सेल लेक्चर में पूरा डिटेल में बता दिया है कि एक कोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पूरे डिटेल में पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, जिसका नाम सेल था। आप वहां पे जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक कोशिकीय जंतु है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा के पास एक ही सेल है। तो वो क्या करेगा? फूड को खाएगा। फूड को क्या कर लेगा? खाएगा। और बाहर जो ऑक्सीजन है उसकी कोशिका झिल्ली से, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से डिसॉल्व कर जाएगी। देखिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये है अमीबा। अमीबा ने भोजन को खा लिया है। ऑक्सीजन भी डिसॉल्व करके ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन की क्रिया से इसके अंदर चली आएगी। ये है भोजन, ये है अमीबा का भोजन। और अमीबा कैसा जंतु है? यूनिसेलुलर। कैसा एनिमल है? यूनिसेलुलर। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसमें से क्या निकलेगी? एनर्जी। क्योंकि अमीबा के पास एक ही सेल है, तो ये एनर्जी यहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाएगी, यानी कि सभी जगह फैल जाएगी। इसको दूसरे सेल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। क्योंकि इसके पास दूसरा सेल नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने का कोई मतलब नहीं बनता है। मान लीजिए आपको अपने घर से बाहर जाना ही नहीं है, तो आपके पास साइकिल, मोटरसाइकिल या कुछ होने की कोई जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने घर से बाहर जाते ही नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है कि हो या नहीं हो? और अमीबा एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर है, और वो जो भोजन खा रहा है उस भोजन का ऑक्सीडेशन उसी सेल में हो रहा है और एनर्जी वहीं पे बन रही है और एनर्जी यहाँ पे फैल जाएगी, यहाँ उसी सेल में फैल जाएगी। तो इसके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? यूनिसेलुलर भी है और इसको एनर्जी बाहर भी नहीं भेजना है। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर होगा तो एक ही कोशिका होगी, और एक ही कोशिका होगी तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात, इसका एनर्जी उसी सेल के भीतर रहना है, तो
तो भी उस केस में भी इसको ट्रांसपोर्टर सिस्टम को कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लिए। अब देखिए यही चीज अगर मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग में हो, अगर यही चीज हमारे भीतर हो तो क्या होगा? हम भोजन करेंगे, हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे और भोजन हमारे पेट में चली जाएगी। भोजन कहां चली जाएगी? पेट में। तो सिर्फ पेट की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेट की कोशिकाओं को ऊर्जा तो नहीं चाहिए, सभी कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, सभी कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए। तो क्या होगा? पेट में भोजन को डाइजेस्ट किया जाएगा, पेट में भोजन को डाइजेस्ट किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हम पेट और फेफड़े का उदाहरण ले रहे हैं, स्टमक एंड लंग्स। पेट में भोजन गया, सिर्फ पेट की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे लंग्स में ऑक्सीजन गया, जबकि हमारा खाना हमारे पेट में है, तो ऑक्सीजन और फूड को मिलना चाहिए हमारे एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब ऑक्सीजन ट्रेवल करके फूड के पास नहीं चली जाए। जब तक ऑक्सीजन ट्रेवल करके फूड के पास नहीं चली जाए, या खुद भोजन ट्रेवल करके ऑक्सीजन के पास नहीं चला जाए, कोई ना कोई तो एक जाएगा ही। तो हमारे केस में होता है ऑक्सीजन ट्रेवल करके किसके पास जाती है? सभी सेल्स के पास जाती है, और सभी सेल्स के पास पहले से फूड चला जाता है बिकॉज ऑफ आवर ब्लड। तो इसके लिए ये जो सिस्टम है हमारे कोशिकाओं को, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने के लिए, ताकि एनर्जी सभी तरफ स्प्रेड हो जाए, सभी कोशिकाओं को ऊर्जा मिल जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें शरीर में एक जगह से दूसरी जगह को चीजों को ले जाना है, एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को ले जाना है, जैसे भोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, इन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो इसके लिए हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। नहीं, परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम उसका पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन में ही आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम बाद में समझा देंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। हम एक एक चैप्टर के रूप में इसको पढ़ेंगे, हालांकि ये है एक चैप्टर, लेकिन इसमें और 4 चैप्टर ऐड किए हुए हैं। हम पूरे अच्छे से इसको पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूं कि क्या है। अब हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, हम जानते हैं कि गाड़ी के भीतर भी जब ईंधन यानी कि पेट्रोल या डीजल का बर्निंग होता है, जब गाड़ी के भीतर भी जलती है, तो जलने के पश्चात उसमें से उसमें क्या बनता है? धुआं। और धुएं का बाहर निकलना आवश्यक है। यानी कि हमारे सेल्स के भीतर भी जब भोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, तो एनर्जी के साथ साथ उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जो हमारे शरीर के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि अवांछनीय है, हार्मफुल भी है, अनवांटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड नहीं है, वे हार्मफुल भी है। और अगर वे शरीर में कुछ ज्यादा देर तक स्टोर होकर रह जाएं, तो हमारे शरीर को डैमेज या हमारे डेथ भी करा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, भोजन और ऑक्सीजन के मिलने से सिर्फ ऊर्जा नहीं बनेगी, कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनेगा जो हम नहीं चाहते हैं, नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो बनेगा। तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। इसके लिए हमारे शरीर में एक अलग सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि ये शरीर से कुछ ऐसे पदार्थों को बाहर निकलता है जो हमारे शरीर में अगर रहे तो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो काम करती है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, सबसे पहले किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन हमें क्या एनर्जी सोर्स से मिलता है। और इस एनर्जी सोर्स को, इस फूड को एनर्जी में बदलने के लिए इसमें ऑक्सीजन का जुटना आवश्यक है। तो सबसे पहले भोजन के ग्रहण करने को उपयोग, हमारे शरीर में उपयोग के लिए भोजन को ग्रहण करने को न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। हम पूरे डिटेल में इसको देखेंगे। तो पहला जो लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। ऐसा कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता है, मैं इसको बता रहा हूं ताकि हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में हम चैप्टर को डील करेंगे। पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम न्यूट्रिशन देख लिए, ठीक है। उसके बाद इस भोजन से एनर्जी निकालने के लिए भोजन का ऑक्सीजन या किसी और जंतु में, दूसरे जंतु में अलग अलग चीजों से रिएक्शन कराना होता है। तो भोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी के साथ साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए इसका बाहर निकलना आवश्यक है। और ये बाहर कौन निकलता है? ये बाहर एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, यानी कि एक्सक्रीशन के द्वारा निकलता है। अब देखिए, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी सिर्फ एक सेल को चाहिए नहीं, यानी कि इस फूड को सभी सेल्स के पास ले जाना चाहिए। फूड को और ऑक्सीजन को भी सभी सेल्स के पास पहुंचना चाहिए। और सभी जगह पहुंचाने के लिए हमारे शरीर
शरीर में जो सिस्टम होता है या किसी भी बीइंग या किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के भीतर जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और वो जो काम करता है उस काम को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, शरीर में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो लाइफ प्रोसेस को आप समझ गए होंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। अब हम एक एक लाइफ प्रोसेस को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइफ प्रोसेस को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप जरूर पूछिए। अगर आपने पिछले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसका प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है तो जाकर उसको डेफिनेटली देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम एकदम एनसीईआरटी अलाइंड पढ़ेंगे और एक भी कॉन्सेप्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको बायोलॉजी एकदम क्या बोलते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, आपके खून की नलियों में यानी कि ब्लड वेसल्स में आपको आपकी बायोलॉजी चली जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ अगर डाउट हो, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ डाउट होगा, इसको फर्स्ट लेक्चर नहीं कहना चाहिए। ये क्या होगा, ये एक मैपिंग, ये एक रोड मैप की तरह है, ताकि हम इस चैप्टर में कैसे मूव करेंगे, इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, मैंने ये समझाया है। हालांकि समझाने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें समझा दी हैं एक साथ ही। हमने इसमें न्यूट्रिशन को देख लिया, रेस्पिरेशन को देख लिया, रेस्पिरेशन कैसे होती है वो भी देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग देख लिया, एक्सक्रीशन देख लिया, बहुत सारी चीजें देख लिया। तो हम अगले लेक्चर से न्यूट्रिशन को शुरू करेंगे, अगले लेक्चर से न्यूट्रिशन को शुरू करेंगे। और आप अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो क्लास 10th की अगर एनसीईआरटी है तो आप चैप्टर 5 को जरूर यहां तक पढ़ के आएंगे। यहां तक ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर तक पढ़ लीजिएगा, इन क्वेश्चंस के ऊपर तक पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 81 में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके ऊपर तक आप पढ़ सकते हैं। आपको एक एक चीज क्लियर हो रहा होगा, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप जरूर रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हम 5.2 यानी कि न्यूट्रिशन को अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा। अगर किसी भी प्रकार का ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूं अपने बोलने में, समझाने में या किसी एग्जाम्पल को लेने में, तो आप जरूर मुझे बताइए कि मैं अपने भीतर क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। मच आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा। बाय, गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहिए, ठीक है।